हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन वो टॉपिक्स मैं सबसे पहले आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, या जो कि बहुत पोटेंशियल टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ये छोटू से टॉपिक होते हैं लेकिन बहुत मायने रखते हैं, खास करके व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। डोसेस फॉर्म ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। डोसेस फॉर्म में कुछ डोसेस फॉर्म बच रहे थे, उनका नाम मैंने दे दिया है मिसलेनियस डोसेस फॉर्म, यानी कि रिमेनिंग डोसेस फॉर्म जो बचे हैं उनमें, जैसे लोशन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आइडिया आपसे डिस्कस किया हुआ था, थोड़ा बहुत बात भी किया हुआ है इसके बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और डिस्कशन हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्रीम्स के बारे में, डेंटिफ्राइसिस के बारे में, सपोजिटरीज के बारे में, ORS पाउडर के बारे में। ये ऐसे टॉपिक हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बी अ फार्मासिस्ट, डेफिनेटली आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, छोटा सा टॉपिक हो सकता है लेकिन बहुत काम का है, बहुत मुद्दे का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जो है बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमने जो देखा वो स्टार्टिंग है आपकी कैलेमाइन लोशन से, यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोशन एज ए डोसेस फॉर्म। तो लोशन कहाँ हम लोग लगाते हैं? बॉडी के ऊपर, यानी कि ये टॉपिकल फॉर्मुलेशन है, टॉपिकल। दूसरी बात, लोशन है सेमी सॉलिड कैटेगरी की, यानी कि टॉपिकल सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन है, ये सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन है। ये बात आपको समझ में आई? सिंपल सी बात है। देखिए, मैं हर वीडियो को बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो, बहुत ज़्यादा आपकी क्वेरीज ना आए। ठीक है, तो कैलेमाइन लोशन सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली लोशन इज। सो लोशन क्या है? टॉपिकल फॉर्मुलेशन और सेमी सॉलिड इन नेचर होता है, जैसे कि पेस्ट, जैसे कि ऑइंटमेंट, जैसे कि जेल, दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो उसी में ये है, लेकिन सवाल इसमें कहाँ से पूछा जाता है वो हम मुद्दे की बात करते हैं। अब देखिए, ये लोशन में एक सबसे फेवरेट है, हम सभी जब फर्स्ट ईयर में बी फार्मा में होते हैं या डिप्लोमा में होते हैं तो हमें कैलेमाइन लोशन बनाने को मिलता है। ठीक है, उस कैलेमाइन लोशन के बारे में हम लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा सा बनता है। ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक सा, देखने में बहुत अच्छा सा बनता है ये। अब जरा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये जो लेबलिंग मैंने ली हुई है ना, इसको हल्के में मत लीजिए आप। देखो, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है कैलेमाइन लोशन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कैलेमाइन लोशन टॉपिकल सस्पेंशन USP, कहीं कहीं आप देखोगे सस्पेंशन की भी कैटेगरी में इसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो लोशन और सस्पेंशन, कभी कैलेमाइन लोशन के नाम से आ जाता है, कभी सस्पेंशन के नाम से आ जाता है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। अब यहाँ पर भी देखो, अगर ये कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए फिर ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है, ऑइंटमेंट हो गया, जेल हो गया, इन सब में थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। तो ये कैलेमाइन लोशन कभी कभी सस्पेंशन के फॉर्म में आता है, कभी कभी कैलेमाइन लोशन के नाम से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है USP, यानी कि इसको अकॉर्डिंग टू USP बनाया गया है। ठीक है, IP भी कैलेमाइन लोशन IP भी आता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मेन फंक्शन देखो यहाँ से पूछ लिया जाता है, फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से धड़ाधड़ बनने स्टार्ट। स्किन प्रोटेक्टेंट के तौर पर यूज होता है। ठीक है, एज ए स्किन प्रोटेक्टेंट, लेकिन पूरा जो कैलेमाइन लोशन बना हुआ है ओवरऑल उसका अगर काम पूछा जाए, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द एप्लीकेशन, स्किन प्रोटेक्शन का काम है। अब जरा फॉर्मूले देख लेते हैं, इसके इंग्रेडिएंट से सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा विच वन ऑफ द बिलो मेंशन्ड इज नॉट द इंग्रेडिएंट ऑफ कैलेमाइन लोशन। तो फॉर्मूला हम लोग को रट्टा नहीं मानना पड़ता, लेकिन कुछ की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो देख लेते हैं। जैसे कैलेमाइन, देखो यहाँ लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड, ये दो मेन कंपोनेंट है, कैलेमाइन एंड जिंक ऑक्साइड, दिस टू आर मेन कंपोनेंट्स एंड दे आर गोइंग टू बी यूज्ड एज स्किन प्रोटेक्टेंट। ठीक है, यही दोनों मेन कंपोनेंट है। उसके अलावा कुछ छोटू मोटू से गोलू मोलू से हैं, देखो जैसे बेंटोनाइट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैराजिनन, ग्लिसरीन, ज़ैंथंगम, ये सारे विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए इसको, ठीक है, ये सारे यूज होते हैं। यानी कि हमने ज़्यादातर देखा होगा कैलेमाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, ग्लिसरीन, ये तो हमने मोस्टली यूज़ किया होगा, ये भी कंपोनेंट। तो ये चार कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये चारों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे इनकी डोजिंग होती, सारी चीज़ें देखो। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, घोल के पी नहीं जाना है, देखा कि सस्पेंशन है चलो पी गए। ठीक है, समझना पड़ेगा।
कब आपको इसको यूज़ करने से रोक देना है, जब इस तरीके के सिम्टम आने लगे, बच्चों को दूर रखना है, इसको डायरेक्शन क्या क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कभी कभी सस्पेंशन के फॉर्म में भी आ जाता है, कभी कभी ये टॉपिकल लोशन के फॉर्म में भी आता है। इस बात को समझना होगा। इसका मेन फंक्शन स्किन प्रोटेक्टेंट के तौर पर यूज होता है और इरिटेशन से बचाना भी होता है। मेन कंपोनेंट कैलेमाइन लोशन का जिंक ऑक्साइड और कैलेमाइन ही होता है, ठीक है। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, यही सवाल पूछा जाता है। और ज़्यादातर ये जिंक ऑक्साइड, ये भाई साहब जो जिंक ऑक्साइड है ना, इस पर ज़्यादा सवाल बनता है कि कौन सा कैलेमाइन लोशन का पार्ट है, उसमें जिंक ऑक्साइड ऑप्शन होगा, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। चलिए अब जरा आते हम लोग क्रीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम सभी क्रीम लगाते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग गोरा होने के लिए तुम्बा रगड़ते रहते हैं, फिर भी नहीं काम होता है, तो अपना गोरा होने के लिए क्रीम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो क्रीम्स कई टाइप की देखी गई है, देखो इस तरीके से। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम लोग फर्स्ट ईयर वगैरह में थे, जब हम लोग अपने टाइम पे बनाते थे, या आप बनाते होंगे अपने टाइम पे, या आप बनाते होंगे अभी, तो क्रीम्स देखा होगा कई लोगों की क्रीम्स गड़बड़ आ जाती है और कई लोगों की सही आती है। तो थोड़ा सा क्रीम्स के बारे में जान लेते हैं। सो क्रीम्स आर बेसिकली इमल्सन, ठीक है। क्रीम्स क्या है, बेसिकली इमल्सन। और इमल्सन जनरली कितने टाइप का होता है, आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली, आप लोग वर्ड भी पकड़ लेते हो ना, इसलिए बोलना पड़ता है संभल के। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक। और भी होते मल्टीपल इमल्सन, माइक्रो इमल्सन, नैनो इमल्सन, ये सारी चीज़ें। तो क्रीम्स क्या है, बेसिकली इमल्सन है, ठीक है। अब इमल्सन है तो उसमें ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, दो फेजेज होंगे इसमें, ठीक है। और इन्हीं फेजेस के बेसिस पे ये बोल दिया गया है कि कौन सी क्रीम कोल्ड क्रीम होगी, कौन सी क्रीम वैनिशिंग क्रीम होगी, इसी के बेसिस पे बोल दिया गया है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। यानी कि कोल्ड क्रीम क्या ऑयल इन वाटर होती है या वाटर इन ऑयल होती है, जरा हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को। उसके अलावा एक कोल्ड क्रीम है, एक वैनिशिंग क्रीम है, एक है फाउंडेशन क्रीम, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या है, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सौंदर्यता भाई बढ़ाने के लिए, गोरा वोरा होने के लिए, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हर जगह क्रीम जो है गोरा होने के लिए नहीं, मेडिकेटेड क्रीम्स भी आते हैं, उनका पर्पज अलग होता है, ये चीज़ भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम क्या होगी, वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी लगाने के बाद। देखो थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट एक किनारे में समझाता हूँ। यहाँ पर ऑयल इन वाटर, यानी कि ऑयल को वाटर में डाला गया है, तो वाटर एज ए कॉन्टिन्यूस मीडियम है। तो किसी क्रीम को आपके यहाँ से गायब होना होगा, तो कॉन्टिन्यूस मीडियम वाटर रखेंगे कि ऑयल रखेंगे, ये बताइए आप। अगर वाटर होगा तो जल्दी से उड़ जाएगा, ये इवोपरेट होकर गायब हो जाएगा, लेकिन ऑयल होगा तो चिपचिपाते रहेगा। तो वैनिशिंग क्रीम बनाना होगा तो कॉन्टिन्यूस मीडियम ऑयल इन वाटर में कौन सा होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। यानी कि ऑयल इन वाटर, यानी कि वाटर ज़्यादा मात्रा में है, कॉन्टिन्यूस मीडियम में है, तो कौन सी क्रीम बनेगी, वैनिशिंग क्रीम, ठीक। अगर कहीं गलती हो, कुछ गड़बड़ी हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैसे सही पढ़ा रहा हूँ मैं। अब देखो कोल्ड क्रीम में क्या होगा, कोल्ड क्रीम में क्या होगा कि मॉइस्चर रिटेन करना है, मॉइस्चराइज करने का काम होता है, ठीक है। मॉइस्चर को रिटेन करने का काम होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई ऑयली फेज होनी चाहिए जो मॉइस्चर को रिटेन कर सके। एक तो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कम हो गई, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, आप बताइएगा कि जब इतनी ठंडी पड़ती है, ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, फिर कैसे मॉइस्चर गायब हो जाता है, इतनी मॉइस्चर हो जाती है। आप लॉजिक बताइएगा कि इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। चलो अब देखो कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम में क्या है कि आपके जो इन्वायरमेंट में उसकी तो मॉइस्चर को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, हम हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, लेकिन यहाँ जो स्किन में मॉइस्चर है, रिटेन है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं ताकि स्किन रूखी ना हो, सही वेल कंडीशन में हो, ठीक है। तो उसके लिए यानी कि कॉन्टिन्यूस फेज में क्या होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए। तो क्या होगा, वाटर इन ऑयल, यानी कि ऑयल ज़्यादा फेज में, कॉन्टिन्यूस फेज में है, तो कौन सी क्रीम हो जाएगी, कोल्ड क्रीम। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। देखो क्रीम तो बहुत है, आपने पूरा सेमेस्टर में बहुत सारी पढ़ाई की होगी, लेकिन ये वाली बात पूछी जाती है आपसे, तो कैसे समझना है। अगर वैनिश करना है तो कॉन्टिन्यूस फेज में वाटर होना चाहिए, तो ऑयल इन वाटर। और अगर नहीं वैनिश करना तो वाटर इन ऑयल, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कुछ लोग दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने लगते हैं और उनका कुछ होता नहीं है। मैं सच बता दूँ, दिमाग कम लगाइए, लिमिटेड पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने से भी दिमाग ख़राब हो जाता है। ये इतना जीबी का मेमोरी आप लेके बैठे हुए हैं, इसको थोड़ा सा सही जगह यूज़ करिए, खुरापात करने में नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। तो इतना ही हम लोग क्रीम्स के बारे में समझते हैं, चूँकि आप प्रिपरेशन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
अब पूरा अब वही सेमेस्टर की तरह पढ़ाई करने लगोगे तो ना सिलेबस खत्म होने वाला, ना उसको कुछ बेनिफिट आपको मिलना है। तो राइट नाउ आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जरा। ये ब्लैंक पेज मैंने रखा हुआ था ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता सकूं, लेकिन मैंने सारा ज्ञान वहीं बांट दिया। नाउ कमिंग ऑन दी सपोजिटरीज, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। सपोजिटरीज, सपोजिटरीज बेसिकली क्या है, एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्मुलेशन है, ठीक है। किस तरीके से दिखती हैं, इस तरीके से। जब आप लैब में बनाते हो ना, कुछ इस तरीके की सपोजिटरी आपको दिखाई देती है, ठीक है। ये अलग अलग टैम्पोन शेप, बुलेट शेप, टीयर ड्रॉप शेप, ओवल शेप, राउंड ओवल शेप, ये शेप वेप नहीं पूछा जाता आपसे। सपोजिटरी जिस तरीके से दिखती है ताकि आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन हो जाए, इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपोजिटरीज इस तरीके से लैब में बनती है, दिखती है, ये विजुअलाइज करने के लिए। उसके अलावा डल्कोलेक्स, एक मैं किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये डल्कोलेक्स जो है लग्जेटिव सपोजिटरी किस लिए यूज हो रही है। ये लग्जेटिव सपोजिटरीज है, कॉन्स्टिपेशन जिसको हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने के लिए, ठीक है। एक लग्जेटिव होता है, एक परगेटिव। यहाँ पर देखो लिखा फास्ट रिलीफ, ये सारी चीज़ें, स्टिमुलेंट लग्जेटिव्स, ये सारी चीज़ें, ठीक। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो सपोजिटरीज, अब देखिए, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डीआई एग्जामिनेशन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जीपैट एग्जामिनेशन, डेफिनेटली आपको इवैल्यूएशन पैरामीटर भी पढ़ने चाहिए। ये इवैल्यूएशन पैरामीटर, आपको इवैल्यूएशन पैरामीटर भी देखने चाहिए। जैसे अब सपोजिटरी बन गई है, ये सपोजिटरी बन गई, तो इसका इवैल्यूएशन पैरामीटर क्या हो सकता है। इवैल्यूएशन पैरामीटर कैसे इवैल्यूएट करेंगे सपोजिटरी, कितनी दवा लोड हुई है, यानी कि पहला पैरामीटर होगा ड्रग लोडिंग, कितना दवा लोड हुई है इसमें, एग्जैक्टली जितना आपने डाला था वही लोड हुआ कि नहीं हुआ। और लोड हुई है तो यूनिफॉर्मिटी क्या है, तो यानी कि ड्रग यूनिफॉर्मिटी भी लगे हाथ चेक करेंगे, यूनिफॉर्मिटी। तो पूरे थ्रू आउट दिस, ये जो है पूरे थ्रू आउट दिस यहाँ पर दवा इक्वली लोड हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद सपोजिटरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज की, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इनको मेल्ट होना पड़ता है, अगर नहीं मेल्ट होंगी तो कैसे दवा रिलीज होगी। यानी कि इनको स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है, कम टेम्परेचर पे इनको स्टोर करना पड़ता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर रख देंगे तो ये सपोजिटरी पिघल जाएगी, अब पिघलना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये फिर दवा नहीं रिलीज़ करेगी। तो इसकी स्टोरेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका चेक करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और सपोजिटरी ऐसा नहीं कि हाथ में लिया और गल के बाहर, तो यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इसका चेक करना होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। और लगे हाथ एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, ये जो सपोजिटरीज होती है ना, इनमें एक वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, जीपैट वालों के लिए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आप बताएंगे कि क्या होता है। और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज द पैरामीटर दैट इज एसोसिएटेड विथ दिस सपोजिटरी। जब सपोजिटरी बनाते हैं, जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो कितनी चीज़ वो बेसिस कितना रिप्लेस होगा ड्रग कंटेंट, उसके रेशियो के हिसाब से एक डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती है। यानी कि आपको अभी याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है, ये किससे एसोसिएटेड है, सपोजिटरी से। अब देखिए, अब ये थोड़ा हम लोग देखते हैं, ये वाला बुगीज, और ये बुगीज और पेसरीज फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिया जाता है इस पेसरीज के बारे में। पेसरीज कहाँ यूज होती हैं, वजाइनल रूट से होती हैं, ठीक है। वजाइनल रूट से पेसरीज यूज होती हैं। बुगीज आपकी अलग अलग रूट से आती हैं, देखिए कई रूट है इसमें, यूरेथ्रा, नोज, प्रोस्टेट, ब्लैडर, इन अलग अलग रूट पे यूज हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन बन रहा है, वीक क्वेश्चन हो रहा है ये, कि इससे क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना कम है, लेकिन इससे ज़्यादा पूछा जाएगा कि पेसरीज कौन सी होती हैं, वजाइनल रूट में ज़्यादातर यूज होती है। सपोजिटरीज रेक्टल रूट में जनरली यूज होती हैं, ठीक है। रेक्टल रूट के अलावा भी यूज हो सकती हैं, लेकिन रेक्टल रूट में जनरली सपोजिटरीज यूज होती हैं। बुगीज आपकी यूरेथ्रा, नोज, प्रोस्टेट और ब्लैडर अलग अलग जगह पर, लेकिन जनरली देखा गया बुगीज यूरेथ्रा और नोज में ज़्यादातर यूज होती हैं, ठीक है। पेसरीज वजाइनल रूट में यूज होती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी, फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन, सॉलिड इन्फॉर्मेशन पढ़िए, जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, अप टू द कंटेंट पढ़िए। चलिए अब जरा यहाँ भी मैंने ज्ञान बांट दिया, एक पेज एक्स्ट्रा लिया हुआ था मैंने। अब जरा समझते हैं हम लोग ये डेंटिफ्राइसेज और ये सारी चीज़ें। अब देखो, डेंटिफ्राइसेज यानी कि वो ऐसी फॉर्मुलेशन
जो दांतों को साफ करने के लिए, क्लिनसिंग के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए होती हैं। सिंपल सी बात है। दोज टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन विच आर यूज फॉर टू मेंटेन द हाइजीनिसिटी या हाइजीनिक कंडीशन और क्लिनसिंग ऑफ टीथ, दैट इज कॉल्ड एज डेंटिफ्राइसिस। तो आप जो टूथपेस्ट और ब्रश रगड़ते रहते हैं ना, कहाँ गया टूथपेस्ट, चलो कोई बात नहीं, बाद में दिखा दूंगा, तो आपको पता है, रोज करते हो, आपको पता है। टूथपेस्ट और टूथब्रश कह रहा हूँ, टूथपेस्ट और टूथ पाउडर, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? डेंटिफ्राइसिस के एग्जाम्पल है। तो पाउडर फॉर्म में होता है, पेस्ट फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये सारे डेंटिफ्राइसिस। कहने का मतलब ये है। तो डेंटिफ्राइसिस अगर कहीं नाम से आ जाए तो समझ जाना, डेंटी दांत वाला, तो दांत की सफाई के लिए ये सारे क्लींसिंग द टीथ, फॉर क्लींसिंग द टीथ। अपना पुराना ब्रांड डाबर लाल मंजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मजबूत स्वस्थ मसूड़े और मजबूत दांत ऐड नहीं कर रहा हूँ, हम सब ने ज़्यादातर यूज़ किया, मैंने इसको बचपन में बहुत यूज़ किया डाबर लाल, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद, सही है ये, बिल्कुल। अब देखो, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखो इसमें अब मान लो अगर टूथपेस्ट या वो बनाना हो, मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे टूथपेस्ट बना के दीजिए, तो कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी? देखो फंक्शन समझो कि दांत साफ करने के लिए कोई घिसने वाला चाहिए होगा, रबिंग एजेंट चाहिए होगा, उसको बोलते हैं एब्रेसिव्स। एब्रेसिव्स, एब्रेशन करने के लिए, घिसने के लिए। तो कौन सा जनरली हम लोग यूज़ करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सल्फेट कंपाउंड भी यूज होते हैं, लेकिन जनरली कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग एज ए एब्रेसिव यूज़ करते हैं, ठीक। उसके अलावा उसमें अगर मेडिकेटेड हमें बनाना है तो हम फ्लोराइड उसमें ऐड कर देते हैं, स्ट्रोंटियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा झाग वाग निकले, साफ करने ज़्यादा झाग ही निकले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फोमिंग एजेंट। तो फोमिंग एजेंट क्या होता है? SLS, सोडियम, इधर मैं घूम के लिख लेता हूँ, पता ना आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सोडियम लॉराइल सल्फेट, ठीक है, SLS। ये क्या होता है? फोमिंग एजेंट। फोमिंग एजेंट के तौर पर यूज हो रहा है ये सोडियम लोराइल सल्फेट। सरफेक्टेंट होता है बेसिकली, आप बताएंगे आयनिक सरफेक्टेंट होता है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होता है, कैटायनिक होता है, कौन सा होता है? अब देखिए, अगर किसी को दांत व सड़ने की है, मसूड़े वसूड़े सड़ रहे हैं, तो उसको यूज करना चाहिए फ्लोराइड। लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है, एक वैल्यू होती है कि वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। फ्लोराइड बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। फ्लोराइड एक लेवल में डेंटल कैरीज यानी कि मसूड़ों को, दांत को सड़ने से बचाता है। लेकिन अगर आपके दांत में सेंसिटिविटी है, पानी लग रहा है या गर्म कोई चीज़ लग रही है, आपको महसूस हो रही है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो कौन सा कंपाउंड यूज़ करेंगे? स्ट्रोंटियम क्लोराइड। समझ गए? तो ऐसे टूथपेस्ट जिसमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड डला हुआ, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि सेंसिटिविटी का इशू है। सेंसोडाइन है जैसे, या कोई भी और भी ब्रांड है, देखना इसको वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर स्ट्रोंटियम क्लोराइड आ जाए सेंसिटिविटी से बचने के लिए, जहाँ पर फ्लोराइड कंटेंट आ जाए डेंटल कैरी से बचने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं आपको एक और लगे हाथ बता देता हूँ इसी में, शैम्पू। अब जब छेड़ी दिया याद आ गया है, तो शैम्पू भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं। शैम्पू क्या होता है? जो ऐसे लगाते रहते हैं, ठीक है। अब शैम्पू में मेनली क्या काम होता है? बाल को साफ करने के लिए, ठीक है। तो बाल को साफ करने के लिए हम कौन सा एजेंट यूज करेंगे? सरफेक्टेंट। शैम्पू में जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज सरफेक्टेंट। फिर झाग वाला यूज होगा तो SLS, ठीक है। ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं। और एक और फॉर्मुलेशन होती है कॉस्मेटिक्स में, उसको बोलते हैं डेपिलेटरीज। डेपिलेटरीज, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो तो समझ लेना। डेपिलेटरीज किसको बोलते हैं? हेयर रिमूवर क्रीम, हेयर रिमूवर, ठीक है। उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड कंपाउंड होते हैं, थायो के कंपाउंड यूज होते हैं। तो अगर ऑप्शन में कहीं थायो का कंपाउंड दिखे और डेपिलेटरीज का ऑप्शन दिखे, समझ जाना कि हेयर रिमूविंग क्रीम है वो। वीट जो यूज़ करते रहते हैं वो डेपिलेटरीज का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये लगे हाथ मैंने इसके साथ सारी चीज़ें बता दी। तो थायो कंपाउंड जहाँ पर हम लोग हेयर रिमूवल के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब जरा हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है भाई? ORS, अपना ORS बहुत पिया है, ORS हमने, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पहले तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, यहीं से भाई से पूछ लेते हैं ये, कि पेन चेंज कर लेता हूँ मैं।
ये कर लिया मैंने, रेड कर लिया, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट आईपी, हाइड्रेशन गड़बड़ हो रहा है, उल्टी उल्टी कर दियो, दस्त वस्त कर दियो, सब कुछ बाहर, सब मामला ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। उसके बाद रिहाइड्रेट करना है वरना निकल लोगे। तो आयंस की कमी हो गई, तो आयंस की सप्लाई करने के लिए रिहाइड्रेट कर रहे हो, तो कौन से आईपी के थ्रू, और किसका फार्मूला बनाया गया है, WHO का फार्मूला। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट आईपी, यानी कि सॉल्ट ज़्यादातर यूज होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, डेक्सट्रोज, ये सॉल्टी तो हैं सारे ज़्यादातर, इसलिए यहाँ पर देखो लिखा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है रिस्टोर्स बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस ड्यू टू डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त वस्त कर देते हो ना, डिहाइड्रेशन हो जाती है उसकी वजह से, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो और क्या पूछा जाता है, देखो ये फार्मूला कभी कभी पूछ लेते, कंसंट्रेशन इन मिलीमोल पर लीटर। ज़्यादातर फार्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये कंपोनेंट पूछा जाएगा कि क्या है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, सिट्रेट, ये सब कुछ, ये ऑस्मोलरिटी कितनी इन्होंने मेंटेन की है, ये सारी चीज़ें। तो ये पूछा जाता है आपसे कौन कौन सा ORS में कंपोनेंट आता है, विच वन ऑफ द बिलो मेंशन्ड इज नॉट इन द ORS या नॉट इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला ऑफ ORS। इस तरीके से सवाल सिंपल पूछ लिया जाएगा। तो मेन कंपोनेंट याद रखो, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम सिट्रेट, डेक्सट्रोज, ये चार तो मेन होते ही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, अब आगे देखते हैं और क्या है, कुछ है हमारे लिए, या सब कुछ ख़त्म, टाटा बाय बाय फिनिश, मेरे ख्याल से ख़त्म है अब, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आए होंगे, बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। और देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके मत पढ़िए, और कोई डाउट हो बिल्कुल आप ओपन हैं, अपनी क्वेरी डालिए, कोई भी इशू नहीं है, बिंदास पढ़ते रहिए, कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, सुकून से रहिए, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होइए, दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए अपनी, बहुत लाइफ में खुश रहेंगे। मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं, यहाँ तो ये मटेरियल मिल गया, वहाँ वो मटेरियल मिल गया, मोटी मोटी बुकलेट मिल गई, सर धूल खा रही है बुकलेट। भाई साहब एक बात आपको समझा दूँ मैं, ये आपको नसीहत दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में आ गए हैं, जितना कम नोट्स बनाएंगे, जितना कम नोट्स के पीछे भागेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूँ। ये जितना नोट्स बुकलेट आप खेल रहे हो ना, जितना सब ये सब सारी चीज़ें परेशान हो रहे हो, बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको सिंपली क्या करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। एक सेकंड ज़रा, ठीक है। लिखना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है, कि नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। शॉर्ट नोट्स, अरे यार क्या हो रहा है, ये कभी कभी बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है ये, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो भी लेक्चर में पढ़ाऊँ उसमें कुछ पॉइंट बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, उन्हीं पॉइंट का नोट्स बना लेना, आपको उन्हीं पॉइंट को डिस्कस कर लेना है, क्योंकि वो पॉइंट आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाएंगे आपसे, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उन पॉइंट्स के शॉर्ट नोट बने, यानी कि आपके पास पूरा कम से कम 100 पन्ने का मैक्सिमम नोट होना चाहिए, ताकि एक रात में पूरा रिवाइज कर सको। जब रिवाइज करोगे कॉन्फिडेंस आपको होगा, और एग्ज़ाम पूरा कॉन्फिडेंस का ही गेम है। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, टीचर सबके पास है, सब पैकेज लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, सबके पास इंटरनेट है, एक क्लिक पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन व्हाट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंशिएटिंग यू, ये सारी चीज़ें, योर स्मार्टनेस। केवल गधों की तरह पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है, स्मार्टनेस भी आपको आनी चाहिए, इसलिए जो है आपको पढ़ाई इस तरीके से करना चाहिए। नोट्स शॉर्ट बनाइए, टू द पॉइंट बनाइए, क्रिस्पी बनाइए, बहुत ज़्यादा नोट्स के पीछे मत भागिए। आपकी वही टेंडेंसी है बी फार्मा वाले, डिप्लोमा वाले, सर नोट्स दे दो, रातों रात पढ़ेंगे। भाई साहब माफ़ करिए, नोट्स जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नोट्स के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए, वीडियोस को ध्यान से देखिए। एक बार वीडियो देख लिया आपने, उसके शॉर्ट नोट बना लीजिए, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। तो ज़्यादा वीडियोस को लंबी नहीं करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देखिए पढ़ाई के साथ साथ आपको टेक्निक बताना ज़रूरी है, ताकि आपकी सफलता जो है बिल्कुल आपके द्वार पर पहुँच जाए, बहुत आसानी से आप चीज़ों को अचीव कर लें, वरना पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात के साथ ज़्यादा वीडियो को खींचते ना हुए मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।